नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज बारी है तांत्रिक मैडम की स्टोरी की। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर। सेठ जगदीश प्रसाद। सेठ जगदीश प्रसाद कभी सेठ थे नहीं। उनके जो पिता थे ना, एक सेठ जी के पास में मुनीमगिरी करते थे, लेकिन दिमाग के बहुत ही तेज थे। और उन्हीं की बदौलत आज जगदीश जी अब उनके आगे सेठ लगता है। उनकी 5-5 फैक्ट्रियां हैं और छठी फैक्ट्री बनाने के मूड में है, लेकिन उसमें काम थोड़ा सा रुक गया है। एक फैक्ट्री जो हाईवे से करीब करीब 60 किलोमीटर दूरी पर है, अब ग्रामीण क्षेत्र है, और वहाँ पर अब वो लोहे की फैक्ट्री एक तो चल रही है, लेकिन अब डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ है ना, तो अब दूसरी फैक्ट्री उसी जगह पर लगाना चाहती थी। जस्ट उसकी फैक्ट्री के बगल में खाली ज़मीन था और उसको खरीद लेते हैं और फिर अपनी फैक्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं। काम शुरू हो जाता है, दीवारें खड़ी हो जाती है, लेकिन वो जो छत का जो लिंटर होता है अब वो टूट जाता है, गिर जाता है, फैक्ट्री एकदम बर्बाद हो जाती है। नई फैक्ट्री जो अब चलना चाहिए था, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी और सब कुछ ढह जाता है। उनको लगा कि जिस ठेकेदार को मैंने काम दिया है ना, वो मटेरियल घटिया लगाया है। ठेकेदार को बुलाते हैं और ठेकेदार कहता है, नहीं, मैंने जो एक एक चीज़ लगाया है, ईंट से लेकर के सीमेंट तक और सरिया तक, सब एक नंबर का है। लेकिन सेठ जी मानते नहीं हैं, उस पर दबाव डालते हैं और कहते हैं तो सब तेरी गलती है, तो सही ढंग से काम नहीं किया है। अब तो परमानेंट उनका था, वो ठेकेदार डर जाता है कि आगे से सेठ जी काम नहीं देंगे। अतः वो हाथ जोड़े कहता है कि ठीक है, हम अपना मजदूर तो दे देंगे, लेकिन मटेरियल तो आपको देना होगा। सेठ जी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन इस बार में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी फैक्ट्री का सेट बन जाता है, लिंटर विंटर डल जाता है, और अभी लिंटर का सब कुछ कच्चा ही था। और इसके बाद एक रात को फिर पूरा का पूरा भरभरा करके अब हर चीज़ उसका तहस नहस हो जाता है। जब सेठ जी को पता लगता है ना कि फिर ये फैक्ट्री, नई फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी है, रात को वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके हालात देख करके एकदम सिहर जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा चीज़ बर्बाद हो चुका है। इस बार किसकी गलती है? सेठ जी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। आखिरकार सुबह ठेकेदार को बुलाते हैं और ठेकेदार कहता है कि नहीं साहब, इसमें ना तो आपका मटेरियल का गलती है जो आपने मटेरियल दिया है, और ना मेरी मजदूरों की गलती है। मामला कुछ और अलग ही होगा। लेकिन सेठ जी थे ना, कभी भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर, ऐसी हस्तियों पर यकीन करते ही नहीं थे। और वो ठेकेदार समझा रहा था कि सेठ जी, आप यहाँ पर पूजा पाठ कराओ, यहाँ पर जो ज़मीन है ना अब ठीक नहीं है। लेकिन सेठ जी कभी भूत प्रेत से वास्ता पड़ा ही नहीं था, तो क्यों माने। कहने कि नहीं नहीं, तेरे को काम अब आता नहीं, तो काम भूल चुका है। मैं शहर का ठेकेदार को बुलाता हूँ और उससे काम कराऊंगा। वो ठेकेदार बहुत मनाने की कोशिश किया कि देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपका कितनी फैक्ट्री में काम किया हूँ, आज तक ऐसा कोई कंप्लेंट मिला है। सेठ जी समझते थे, लेकिन वो विश्वास कर नहीं पाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। भूत प्रेत को कभी मानते नहीं थे, तो उस पर उनका विचार तो जाता ही नहीं था। आखिरकार शहर से अब ठेकेदार आता है, 20 मटेरियल काम दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद में वही हाल होता है। वो भी पूरा का पूरा छत भरभरा करके बैठ जाता है। सेठ जी को पता लगता है ना, तब फिर भाग कर आते हैं, देखते हैं वहाँ का पोजीशन बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो गया है। तब जाकर के समझ में आता है कि जो मेरा ठेकेदार कह रहा था, मुझे उसकी बात माननी चाहिए। अब तो ये शहर का बढ़िया सा ठेकेदार है, सब कुछ बढ़िया वाला लगा चुका है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ दिन तक तो सेठ जी संभल भी नहीं पाते, इसी विचार में गोता लगाते रहते हैं कि आखिरकार भूत प्रेत होता है क्या। उनके माँ बाप ने कभी तो इन बारे में बताया नहीं था। फिर अपने स्टाफ को बुलाते हैं, सबसे पुराना एक मुनीम होता है, अब उनको वो अपना सामने बुलाते हैं।
बैठाते हैं इज्जत से। आप पूछते हैं चाचा ये जो मैंने बात आपको बताया है क्या ऐसा हो सकता है? वो जो मुनीम जो थे ना, बहुत पुराने लोग थे और वो सोचते रहते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ सेठ जी, ऐसा किस्सा मैंने सुना है। और फिर एक बात बताते हैं कि ऐसी ही जगह जैसे आपकी है ना, एक जगह की बात थी और वहाँ पे एक गोदाम बन रहा था, नई जगह थी। और वहाँ का जो पूजा पाठ कराने वाला पंडित था, जब वो आया, ज़मीन का जांच हो गया, परख किया, और तब उसने मना कर दिया कि देखिए ये जगह ठीक नहीं है, आप गोदाम तो बना सकते हो लेकिन ये गोदाम आपका रुकेगा नहीं, इसमें आपका जो बिजनेस है ना चौपट हो जाएगा। लेकिन वो उस गोदाम के मालिक ने अब इन बातों पर विश्वास नहीं किया और अपना गोदाम बना लिया पंडित को बात को दबा करके। अब वही हुआ, उसमें जो भी बिजनेस करता था वो नुकसान उठाता था। आखिरकार अब उसको समझ में आ गया था कि सब कुछ इस ज़मीन की गलती है, इस ज़मीन के अंदर में ऐसी कोई शक्तियाँ हैं जो उसका बिजनेस अब बढ़ा नहीं रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। आखिरकार उसी पंडित को बुलाते हैं कि भाई अब तो हमारा इतना सब कुछ पैसा लग चुका है, जो कुछ अब करना है आप करो। पंडित कहने लगे नहीं, मैं अब इस टाइम में आपका कोई साथ नहीं दे सकता है। अब फिर वो बताता है कि एक लेडी है तांत्रिक मैडम, आप उसको बुला के ले आओ, वो आपके लिए कुछ कर सकती है। और तब तांत्रिक मैडम को बुलाया जाता है और उस वाकई में उस ज़मीन के अंदर में कुछ बुरी शक्तियाँ थी जो उनका वास था। अब इतना आसान तो नहीं था तांत्रिक मैडम निकालना, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, टाइम भी लगा और इसके बाद बुरी शक्ति को वहाँ से निकाल दिया। अब फिर उस ग्राम का जो भी बिजनेस कर रहे थे वो ठीक ठाक चलने लगा, कोई परेशानी नहीं हुई। अब सेठ जगदीश उस मुनीम की बात सुनते हैं, कहते हैं तांत्रिक मैडम क्या भला है, ये कहाँ मिलेगी, क्या तुम उनको जानते हो? तब मुनीम कहते कि नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, वहाँ उनकी चर्चाएं जरूर सुना हूँ। तो आप अपने लोगों को भेज करके और तांत्रिक मैडम से आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपका काम भी करते। अब सेठ जो जगदीश थे मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या अब ये मुनीम जी की बात को मानना चाहिए। फिर उनका दिल गवाही देता है कि आप कितना मैं नुकसान झेलूंगा, बहुत सारा तो मेरा नुकसान हो चुका है और मैं कितना नुकसान करूंगा। और तब अपने मैनेजर को बुलाते हैं और कहते हैं ये इस तांत्रिक मैडम का पता लगाओ, ये कहाँ मिलेगी और उसे मेरी अब मिलने का वक्त मुकर्रर करो। और फिर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। आखिरकार मैनेजर उनका अब तांत्रिक मैडम के अब खोजने में जुट जाता है और तब उनके बारे में जानकारी मिलती है। पूरी जानकारी मिलने के बाद तांत्रिक मैडम के पास पहुंचता है। तांत्रिक मैडम कहती है मैं अपना काम तो कर सकती हूँ, जो भी आपका काम है, लेकिन ये जो काम बता रहे हो ना, मैं बिना देखे बिना परखे हाथ में नहीं ले सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया में क्या है जब तक मैं जानूंगी नहीं और तब तक मैं हाथ बिल्कुल नहीं लूँगी। तो मुझे वहाँ विजिट करना पड़ेगा और इसके लिए मेरा इतना चार्जेस है, ये चार्ज आप पे करो और तब मैं आपके उस फैक्ट्री में पहुँच करके विजिट कर सकती हूँ और उसी टाइम में अपने मालिक को बुला सकती हूँ, हमारी मीटिंग भी हो सकती है और जो कुछ कमी बेसी होगा मैं आपको वहीं पर बता दूँगी। मैनेजर खुश हो जाता है और फिर सेठ जी के पास जाता है, पूरी बात बताता है। सेठ जी मान जाते हैं कि चलो भाई उसको पेमेंट करके आओ और तांत्रिक मैडम को बुलाओ और इस जगह को छानबीन करवाओ। तांत्रिक मैडम अब अपने साथियों के साथ में जब पेमेंट आ जाता है सेठ जगदीश जी का, तब जेसिका, आशीष और उस टाइम एनी भी थी, अनामिका, बस फ़कीर बाबा वहाँ पर नहीं थे। सबसे अब सलाह मशवरा करती हैं और पूछती हैं जेसिका से, आशीष से कि देखो एक फैक्ट्री का काम आया है, वहाँ पर एक पहले से फैक्ट्री चल रही है उसी मालिक का, और उसी के पीछे में अब दूसरा फैक्ट्री वो स्टार्ट करना चाहते हैं। 3 बार वो उस बिल्डिंग को बना चुके हैं,
लेकिन तीनों बार वो बिल्डिंग भरभरा के गिर चुकी है। गनीमत था कि वहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई। सब रात में हुआ है। तो क्या इस काम को हमें लेना चाहिए? जेसिका वो भी अब मैडम की तरफ देख रही है, आशीष भी देख रहे हैं और अनामिका भी, यानी ये नहीं। उन टाइम में मैडम के पास में छुटपुट काम तो था, लेकिन कोई मोटा काम नहीं था। आशीष कहते हैं कि हाँ मैडम, हमारे पास में तो अभी इतना विशेष काम भी नहीं है, छोटे मोटे काम हैं, लेकिन ये मोटा काम लग रहा है, इसमें हमें अब ज़्यादा पैसा मिल सकता है, तो क्यों नहीं ले सकते हम इस काम को। तांत्रिक मैडम जेसिका से पूछती है, जेसिका भी यही जवाब देती है और अनामिका भी कि हाँ मैडम, हम खाली यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया है वहाँ का विजिट करते हैं और कुछ पैसा तो मिलेगा ही ना। आखिरकार सबसे सलाह लेने के बाद तांत्रिक मैडम कहती है कि ठीक है, अब हमारा फीस तो आ चुका है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा और छानबीन करना पड़ेगा, लेकिन ये वन टाइम फीस है हमारा विजिट का, और लेकिन अब वहाँ पर क्या है हमें चलकर पता लगाना पड़ेगा, और तब हमें सेठ से मीटिंग करना है, पूरी बात बतानी है कि आखिर वहाँ पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस बिल्डिंग को बनने नहीं दे रही है, और उसमें हमारा कितना टाइम खर्च होगा, क्या क्या अब ज़रूरत होगी, सब कुछ सेठ को बताना पड़ेगा। तो चलो आज रात को हम निकलते हैं और सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बात तय हो चुकी थी। अब इसके बाद रात में अब गाड़ी निकल पड़ती है तांत्रिक मैडम की। अब वही पोजीशन होता है, तांत्रिक मैडम और जेसिका आगे वाली सीट पर और एनी और आशीष पीछे वाली सीट पर। और गाड़ी चल पड़ती है। रास्ते में लोग रुकते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चाय पीते हैं और आखिरकार सुबह के 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी पुरानी फैक्ट्री है। उसी जगह का पता अब दिया गया था। वहाँ तो फैक्ट्री चल रही है। अब वहाँ पर जब कार रुकती है, चौकीदार भाग के आता है। अब उसको भी जानकारी थी कि ऐसे एक महिला आने वाली है और आता है कि आप तांत्रिक मैडम हैं। तब आशीष कहते हैं हाँ भाई, यही तांत्रिक मैडम है, हमें उस ज़मीन को दिखाओ जहाँ पर ये सब कांड हो रहा है। चौकीदार कहता है ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अब थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ईंट पत्थर रोड़ी उस मकान का जो गिरा हुआ है ना, उस फैक्ट्री का मलबा अब पड़ा हुआ है, कार वहाँ तक जा नहीं पाएगी। तांत्रिक मैडम कहती है कोई बात नहीं, हम पैदल चल लेंगे, तुम आगे आगे चलो और हमें रास्ता दिखाओ। उस जगह पर तांत्रिक मैडम का पूरी टीम पहुँच जाती है और वो जो चौकीदार है, चौकीदार कहता है कि देखिए मैं अपने मैनेजर को सूचित करता हूँ और वो कुछ देर में आ जाएंगे। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि जाओ अपना काम करो और मुझे हम लोग को अपना काम करने दो। वाकई में बहुत बड़ा एरिया था, मतलब यहाँ जो फैक्ट्री बन रही थी ना, वो पुरानी फैक्ट्री से भी लंबी फैक्ट्री थी। पूरा एरिया देखने के बाद में तांत्रिक मैडम खोजबीन में जुट जाती है। वहाँ पर अब एक एक इंच का दौरा करती है, जहाँ भी उनको डाउट होता है कि यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति हो सकती है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो शक्ति को पता नहीं चलता है। पूरा एरिया वो छानबीन करने लगते हैं और उसी टाइम में उनका मैनेजर भी आ जाता है। मैनेजर पूछता है कि आपने कोई छानबीन किया, कुछ मालूम हुआ? तब तांत्रिक मैडम कहती नहीं, इसमें वक्त लगेगा, हो सकता है कि शाम भी लग जाए या कल तक हो जाए। ये काम थोड़ा आपका फैला हुआ है, जगह लंबी है और मामला भी बड़ा अब अलग तरह का है, तो वक्त तो लगेगा ही। जैसे हम पता कर लेंगे ना, फिर हम आपको सूचित करेंगे। और फिर तांत्रिक मैडम का पूरी टीम अब अपनी जी जान लगा करके काम में जुट जाती है। तांत्रिक मैडम एक एक चीज़ को देखती है, परखती है। जरा भी हवा कुछ बदलाव होता है तो उस हवा का समझने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक कोई पल्ले नहीं पड़ा था कि आखिर यहाँ ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति रहती है जो इस फैक्ट्री को अब चलने नहीं देती है, मतलब उसकी बिल्डिंग को तोड़ देती है, नुकसान पहुँचा देती है, बिल्डिंग भरभरा के गिर जाता है। शक्ति कोई महसूस नहीं हो रही थी। और तब तांत्रिक मैडम जेसिका कहती है कि जेसिका, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये पहली बार है कि मुझे शक्ति का अनुमान ही नहीं लग रहा है, तुम्हें कुछ पता लग रहा है? जेसिका कहती कि नहीं, मुझे भी कुछ मालूम नहीं चल रहा है।
जैसा आपका हाल है मेरा ही हाल है। और दो लोग तो उसमें अलग ही थे, एक आशीष और एक अनामिका, यानी यानी वो लोग तो नौसिखिए थे और आशीष तो बिल्कुल नौसिखिए थे। उनको तो अब इसका ABCD भी नहीं आता था। आखिरकार अब लोग दोपहर हो चुकी है। आप मैनेजर को कहते हैं भाई इसमें काम में तो बड़ा टाइम लगेगा। मैनेजर कहता है कि ठीक है, आपके पास में पूरी वक्त है, जब तक आपकी जी चाहें इस काम को आप छानबीन कर सकती हैं और हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जैसे जो तांत्रिक मैडम ने मना कर देती है, कहती नहीं भाई, जब तक मुझे कंफर्म ना हो जाए यहाँ ऐसे क्या चीज़ है, मैं आपसे मालिक से मिलकर क्या करूँगी। मैं अपना फीस ले लिया है और इसके बाद जब तक मुझे सबूत नहीं मिले, कोई प्रूफ नहीं मिले कि आखिर यहाँ कौन सा शक्ति है जो यहाँ पर आपकी बिल्डिंग को बढ़ना नहीं देना चाहती है, तो मैं उनसे क्या बात करूँगी। बात भी सही थी। अब इसके बाद वो लोग जा कर के होटल में मैनेजर उनको रुकवाता है, खाना वाना का प्रबंध होता है। अब फिर वो लोग शाम को आते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, अब फिर अपना खोजबीन जारी रखते हैं। इस बार उनका किट भी आ जाता है और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जगह जगह पर वो लोग गिराते हैं। वहाँ पर धुआं उठता है, उसका अब सूंघने की कोशिश करते हैं तांत्रिक मैडम। लेकिन ये सब करने के बाद भी अभी तक तांत्रिक मैडम हवा में तीर चला रही थी। ये पहली बार था कि ऐसा उनके साथ में हो रहा था। ऐसी कोई शक्ति थी जो अपने आप को वहाँ पर महसूस होने नहीं देती थी। ये बड़ा आश्चर्य की बात था। आखिरकार रात का 10 बज जाता है, लोग बाग थक जाते हैं, आशीष को भूख भी लगती है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। अब तो जैसे है, जब तक तांत्रिक मैडम चाहेगी रोकेगी, और वही होता है। तांत्रिक मैडम भी बोर हो जाती हैं। कहती है आशीष, जैसिका चलो चलते हैं, यहाँ का थोड़ा खेल अलग दिख रहा है। यहाँ पर मुझे अभी तक कोई ऐसी शक्ति का आभास नहीं हुआ। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि सब खेल जो है ना ठेकेदारों का है। ईंट पत्थर सीमेंट नकली लगाते होंगे, इसलिए गिर जाता होगा। अगर यहाँ कोई शक्ति होती कैसी भी, अब तक मुझे महसूस हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने अपने सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई सबूत मिला ही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे गंध मिले हैं जो इस जगह से नहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं। खैर, हमें दूसरी जगह से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इस जगह का अब हालचाल लेना है, अब यहाँ के बारे में छानबीन करना है। थक जाते हैं लोग, फिर होटल लौट जाते हैं। रात में खाना खाने के बाद में सब लोग बातचीत में जुट जाते हैं। अब आशीष पूछते हैं कि मैडम, क्या यहाँ से हमें खाली लौटना पड़ेगा? चिंता में डूब जाते हैं, पैसा नहीं मिलेगा क्या? और तांत्रिक मैडम हंसने लगती है, कहती है आशीष, जब काम ही नहीं होगा तो फिर किस बात का पैसा? हमने तो 1 टाइम फीस ले लिया है ना, जो भी हमारा है विजिट का, वो तो हमने चार्ज ले लिया है। अब इसका जब तक काम नहीं करेंगे तो हमारा कोई हक ही नहीं बनता है। तब आशीष को समझ में आता है। चर्चा चलती रहती है। अब इसके बाद में तांत्रिक मैडम कहती है कि मुझे थोड़ा सा आप लोग अकेले में छोड़ दो। बात समझ जाते हैं। अब वहाँ पर 3 कमरे होते हैं और ये कमरे में तांत्रिक मैडम को छोड़ करके और 2 कमरे में सब शिफ्ट हो जाते हैं। तांत्रिक मैडम अपने ध्यान में जुट जाती है। अब फिर वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसी वहाँ कौन सी शक्ति है जो अपने आप को छुपा के रखी है, मुझे महसूस क्यों नहीं होता है। लेकिन उनकी जो शक्तियाँ थी अभी भी हाथ खड़े कर रही थी। उनका कहना था कि वहाँ पर ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। आखिरकार तांत्रिक मैडम अपना साधना तोड़ती है। अब फिर अपने साथियों को बुलाती है कि देखो, हमें तो लग रहा है कि अब यहाँ से हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पर कोई शक्ति है। अब हम क्या करें? आशीष सोच में डूब जाते हैं और वही हाल होता है जेसिका का। कुछ ऐसी सोच रही है नहीं कि अब तो यहाँ कोई काम नहीं है, फिर हमें खाली ही बैठना पड़ेगा। अगर कुछ काम होता, पैसे आते तो हमें भी मिलते। सभी का अब एनी का वही ख्याल था और उसमें आशीष जेसिका का तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो अलग ही भी उनका हिसाब किताब था। लेकिन एनी जो सोच रही थी कि यहाँ का काम हो जाता तो कुछ पैसा तो मुझे भी मिलता, मेरा भी घर बार अब अच्छे ढंग से चलता, यही सब सोच रही थी। तभी आशीष जो कहते हैं कि मैडम, बुरा ना माने तो एक अहम बात कहें।
तांत्रिक मैडम चौंक के कहती, हाँ हाँ बोलो तो सही, क्या कहना चाहते हो। तब आशीष अपनी बात बताते हैं। जब बात पूरी होती ना तो तांत्रिक मैडम जोर जोर से हंसने लगती। कहने लगी कि आशीष, तुम कब से इस लाइन में पड़ गए हो। मैं जब इतनी सब कुछ, मेरे पास में इतनी सिद्धि है, शक्ति है, मैं इस काम में फेल हो रही हूँ, तो तुम और जेसिका और यानी जाकर के वहाँ पर क्या कर लोगे। तब आशीष कहते हैं कि एक बार हमारे नज़रिए से अब देखने तो दीजिए, क्या पता कोई ऐसा सुराग हमें मिल जाए। तांत्रिक मैडम हंसते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस चीज़ को राजी हो तो जाओ भाई, जाके पता करो। रात के करीब 11 बज रहा है और आशीष जेसिका को कहते हैं कि जेसिका उठो, ये नहीं चलो, हम वहाँ चलते हैं। बिना किसी को बताए हुए हम उस जगह पर पहुँचते हैं और हम वहाँ पर परखेंगे, जांचेंगे। अगर कोई रात में शक्ति ऐसी कोई नज़र आती है तो तांत्रिक मैडम को बता देंगे। इतना ही तो हमें करना है। जेसिका, तुम तो तांत्रिक भी हो, तुम्हें तो अब पता भी चल जाएगा कि वहाँ पर ऐसी कोई शक्ति रात के टाइम नज़र आती है। तो जेसिका सोच में पड़ गई और फिर कहती कि हाँ हाँ, मैं तो इतना जान जाऊंगी। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा रही है, कह रही है कि ठीक है, तुम लोग तीनों निकलो, जाओ भाई, तुम भी कुछ मेहनत करो। अब सारा मेहनत मुझे ही कराते हो, मैं तो अब आराम करूंगी, घोड़े बेच के सो जाऊंगी। लेकिन तुम लोग खाली हाथ मत लौटना। अब रात तुम काली करोगे तो कुछ पता करके ही आना कि आखिर वहाँ पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इतना सब कुछ मुझे अब जानने के बावजूद भी। आखिरकार आशीष, जेसिका और एनी होटल के कमरे से निकलते हैं। फिर वहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं। कुछ ही दूर पर अब वो फैक्ट्री होती है और फ्रंट से ना जा कर के वो लोग पीछे वाला रास्ता अब पकड़ लेते हैं। उस जगह पर पहुँच जाते हैं, अपनी तैयारी वारी सब करके जाते हैं, टॉर्च से लेकर के जो भी उनकी ज़रूरत का चीज़ है जो जेसिका काम आ सके, क्योंकि अब तो लीडर थी जेसिका, तांत्रिक तो वही थी। आशीष तंत्र का कुछ एबीसीडी नहीं जानते थे। एनी तो अभी नई नई थी इस लाइन में, वो तो तांत्रिक बनना चाहती थी, लेकिन अभी उस मुकाम पर पहुंचने में बहुत वक्त लगना था। तीनों लोग वहां पहुंच जाते हैं। फिर टॉर्च की रोशनी से उस जगह पर हर तरफ रोशनी डालते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसी हलचल दिखाई नहीं देती है। फिर वो लोग अब साइड साइड में ढूंढते हैं कि ऐसा कोई सुराग मिल जाए, लेकिन रात बीतती जा रही है, आधी रात हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल शांत माहौल है। आखिरकार उनको अब लगता है, आशीष को, जेसिका को, कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम लोग खामखा यहाँ पर आ गए रात काली करने के लिए। और वो लोग लौटने लगते हैं। कुछ ही दूर अभी उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तभी एक काला काला सा धुआं उनको दिखाई पड़ता है फैक्ट्री के बीचों बीच से। अब फैक्ट्री तो रही नहीं थी, जो भी था दीवार से लेकर के छत तक अब टूट चुकी थी। खाली मैदान जैसा था, वहाँ पर मलबा पड़ा था, मलबा साइड कर दिया गया था, ज़मीन ही थी वहाँ पर। अब उस ज़मीन पर से काला काला धुआं अब एक बार नजर आया। आइए देखें आशीष जैसे उस काला धुआं को देखते हैं ना, तो जेसिका कहते हैं, अरे जेसिका देखना वो काला धुआं, तुम तो तांत्रिक हो ना, अब बताओ यहाँ तो आग नहीं जल रहा है तो ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। वाकई जेसिका चौंक जाती है और वही हाल होता है इन्हीं का। दोनों तीनों लोग अब फोकस कर देते हैं उस काले धुएं में, जो वो फैक्ट्री को बीचों बीच से खाली ज़मीन से निकल रहा है। और वो धुआं बिल्कुल ऊपर न जाकर के नीचे फैल जाता है। ऐसा पहली बार अब वहाँ पर देखते हैं और आशीष तो बड़े जोश में होते हैं। कहते हैं जेसिका तुम तो तांत्रिक हो, ये बीच के बारे में ज़रा पता करो। जेसिका उनको चुप होने की इशारा करती है, आशीष तुम चिल्लाओ मत, नहीं तो जो भी सबूत अभी नज़र आ रहा है ना, ये भी गायब हो जाएगा, मुझे अपना काम करने दो। अब इसके बाद तांत्रिक जेसिका अपने काम में लग जाती है, अपने आंख बंद करती है और अपना इल्म को अब आगे लाती है। जो भी उनकी सहायिका है अब उनको आदेश देती है कि इसके बारे में ज़रा पता करो कि ये चीज़ क्या है, ये धुआं कहाँ से उठ रहा है और ये ऊपर न जाकर के ज़मीन पर क्यों फैल रहा है। अब इसके बाद जो उनकी असिस्टेंट होती है शक्ति,
वो अपने काम में अब लग जाती है। इधर आशीष जो है ना, उस धुआं को देख करके बड़ा अब एक तरह से जोश में आ रहे हैं और जेसिका के बोल रहे हैं, इस धुएं में ही सब कुछ है। मुझे तो यही लग रहा है ये धुआं ही सब कुछ इसका जड़ है। इस धुएं के अंदर में अब सारी ये कुछ खेल है छिपा हुआ। जेसिका तुम जल्द से जल्द पता करो। आखिरकार असिस्टेंट जेसिका की आती है और कान में बोलती है। जो बात बोलती है ना, जेसिका को जिससे विश्वास नहीं होता। तब आशीष कहती है चलो यहाँ से। एनी को कहती है कि अब रुको मत, नहीं तो ये भंवर है। इस भंवर अगर ज़्यादा फैल गया ना तो हमें भी अंदर ले लेगा, हम भी इसमें गुम हो जाएंगे। जितना जल्दी हो सको यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और ये बात तांत्रिक मैडम को जल्द से जल्द बताना पड़ेगा। अब इस तरह से वो लोग दौड़ते हुए वहाँ से उस जगह से निकलते हैं। कुछ चलने के बाद में आखिरकार होटल में पहुँच जाते हैं। तांत्रिक मैडम अपने कमरे में मस्त नींद ले रही हैं। दरवाज़ा नॉक किया जाता है। तब तांत्रिक मैडम जागती है, दरवाज़ा खोलती है। सबसे ज़्यादा तो जोश में थी आशीष। अब पूरी कहानी बताते हैं। अब इसके बाद अब जेसिका से पूछा जाता है, जेसिका अब तुम बताओ उस धुएं का राज क्या है। और जेसिका जो बताती है ना, तांत्रिक मैडम को यकीन नहीं होता है। जेसिका का कहना था कि मैंने अपने असिस्टेंट यानी सहायिका को इसके बारे में जांच करने के लिए भेजा था और वो काफ़ी देर के बाद में आई। और तब उसने जो कहा मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगी ये भंवर है, एक ऐसा भंवर जो हर महीने 2 महीने में धरती के नीचे से निकलता है। ये जो भंवर है ना, इसमें एक रास्ता है। ये रास्ता जाता है अंदर, जहाँ पर भूत प्रेतों का राज है, पिशाचों का मंडली है। ये पिशाच इसी रास्ते से ऊपर आते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अगर उस भंवर में कोई फंस जाता है, आम इंसान या कोई जानवर, उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पिशाचों की पूरी मंडली है और फिर उस भंवर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसा मेरे असिस्टेंट ने बताया। तांत्रिक मैडम को पूरी बात जेसिका बताती है। जब ये बात सुनती है तांत्रिक मैडम, तो वो भी बड़ा ध्यान से बात को सुन करके और आंखें बंद कर लेती है। और फिर कुछ देर के बाद में आँख खुलती है। कहती है आज हमारे पास में वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी वो भंवर होगा। ये काम करो, अब जो अगर मेरे साथ में कोई चलना चाहता है तो चल सकता है, और नहीं तो तुम लोग तीनों लोग आराम करो, मैं ही जा रही हूँ। लेकिन आशीष कहते हैं नहीं मैडम, आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब इसके बाद जेसिका भी, खैर थके तो सारे लोग थे, जेसिका भी आराम करना चाहती थी, लेकिन काम तो पहले है ना। अब वही हाल है एनी का। सब के सब तैयार हो जाते हैं दोबारा से कि ठीक है मैडम हम भी चल रहे हैं। पूरी मंडली तैयार हो जाती है और होटल से निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर अभी कोई धुआं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैडम को पता था कि एक बार वो जो बाउंडर उठा है वो दोबारा फिर उठेगा। कब उठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये रात में ही होगा। एक बार वो जो भंवर बनी है वो दोबारा बनेगी। जो प्रेत उसमें से निकल कर के बाहर निकले हैं और वो फिर दोबारा उसी में आएंगे। फिर वो धुआं उठेगा, वो बाउंडर बनेगा, भंवर बनेगा और फिर उसमें लोग चले जाएंगे। तांत्रिक मैडम ये सब सोच रही थी और फिर अपनी शक्तियों को जागृत करती है और सबको आदेश देती है कि भाई इस पुराने और नए बिल्डिंग से आप लोग दूर रहिए। एक सुरक्षित स्थान पर घेरा बना देती है तांत्रिक मैडम और तीनों को कहती है कि आप लोग इसी घेरे के अंदर में रहना, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो जो भी इस भंवर में फंस गया ना, मैं बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। अब मैं खुद फंस गई ना तो मैं भी बाहर नहीं निकल सकती। ये ऐसा ही भंवर है। सारे लोग डर जाते हैं। तांत्रिक मैडम अब अपने लिए जो कुछ करना है सुरक्षा कवच बनाती है और फिर उस जगह पर पहुंच जाती है। सब लोग अलग हैं, लेकिन तांत्रिक मैडम उस जगह पर जहाँ पर वो धुआं दिखाई दिया था उठते हुए, उस जगह पर जाती है और वहाँ पर मिट्टी का जांच करने लगती है। मिट्टी को उठाती है और उसकी खुशबू सूंघती है और तब कुछ सुगंध ऐसा आता है जो अलग हट करके है। और तब तांत्रिक मैडम को यकीन हो जाता है और वो सोचती है कि ये बाउंडर दोबारा कब बनेगा
ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो कुछ करना है हमें आज ही करना पड़ेगा। इस रहस्य को हमें सुलझाना पड़ेगा। हमें तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये बवंडर दोबारा कब बनेगा। जो प्रेत उस रास्ते से बाहर निकले हैं अब कब वो वापस जाएंगे। तांत्रिक मैडम कुछ दूरी पर सुरक्षा कवच के घेरे में बैठ जाती है, इंतजार करने लगती है। और उधर सुरक्षा कवच के घेरे में आशीष, जेसिका और एने, वो लोग भी डरे हुए हालत में हैं। जेसिका सबको कह रही है कि तांत्रिक मैडम ने जो कहा है ना, अब हमें मानना पड़ेगा। इस घेरे से निकलने का मतलब कि हम उस भंवर में फंस जाएंगे। जब भी वो भंवर, वो धुआं निकलता है ना, तुम लोग देखा है ना कि वो धुआं ऊपर नहीं जाता है, वो फैल जाता है। जितनी तेज़ी से फैलेगा और उसके एरिए में जो भी आएगा ना, अब उस लोक में पहुंच जाएगा, प्रेतों के लोक में। अब फिर वो निकल नहीं पाएगा। डर जाते हैं, आशीष भी डर जाते हैं और एनी भी डर जाती है। और जेसिका तो खैर तांत्रिक थी ही, उसको तो सब तांत्रिक मैडम ने बहुत शिक्षा दिया हुआ था, वो भी इस बात को समझती है। उधर तांत्रिक मैडम सुरक्षा कवच में बैठी हुई है और इंतजार कर रही है। रात का पहर चल रहा है, धीरे धीरे पहर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा कुछ निशान अभी नज़र नहीं आ रहा दोबारा कि वो भंवर बन रही है। मतलब एक वहाँ पर रास्ता एक ऐसा हो जाता था अब एक फिक्स टाइम पर कि वहाँ पर अब वो भंवर बन जाती थी, लेकिन कोई मालूम नहीं था कि कब बनेगी, कैसे बनेगी, और इंतज़ार तो करना ही था। आखिरकार 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद तांत्रिक मैडम थक चुकी थी। बोर होने लगा कि क्या पता आज ये बने या ना बने, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद बने। तांत्रिक मैडम को अब अपने ऊपर में थोड़ा सा अब लग रहा था कि हम यहाँ खाम खा बैठे, क्या पता आज ना बने, 15 दिन के बाद बने, तब तक हम सारे यहाँ पर थोड़ी बैठे रहेंगे। 1.5 घंटे के बाद उनका चलने का मूड होता है और तभी वो धुआं फिर वहाँ पर दिखाई देने लगता है। धुआं पहले थोड़ा सा काला सा उठता है। तांत्रिक मैडम देखती है ना, पारखी नज़र देखने लगती है, और वो धुआं मामूली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि धुएं में बहुत सारे सर दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो धुआं फैलता जाता है, ऊपर उठने के बजाय जमीन पर फैलता जा रहा है। और तब उनको पारखी नज़र देखती है अब कि उसमें तो नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। उसमें बहुत सारे जैसे नरमुंड हैं और इधर उधर जमीन पर वो कीड़े मकोड़े की तरह चलते जा रहे हैं। जब सब देखती है ना, तांत्रिक मैडम हिल जाती है, कहती है बाप, इतना बड़ा ये रहस्य है, मैंने तो आज तक ऐसे चक्कर में पड़ी नहीं। डर जाते हैं तांत्रिक मैडम इतना बड़ा समूह देख करके प्रेतों का। अब प्रेत भी ऐसे वैसे नहीं, नरमुंड की तरह। अब ऐसे वो धरती पर रेंग रहे थे जैसे कोई कीड़े मकोड़े हों, और ऐसा लग रहा था कि काला धुआं ऐसा ही फैलता जा रहा है। ये पहली बार ऐसा कुछ तांत्रिक मैडम ने देखा था, लेकिन अपने गुरुजी से सुना था कि ऐसा भी होता है, और तब वो यकीन कर पाई थी। आखिरकार इनको मैं कैसे इस जगह से हटा सकती हूँ। सोच में पड़ गई कि नहीं बाबा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और इनका कोई पता भी नहीं है कि कब ये लोग आएंगे, कब जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। आखिरकार वो जो धुआं फैलता जा रहा था, और तभी जो कीड़े मकोड़े की तरह रेंग के चल रहे थे ना नरमुंड, वो सब रुक जाते हैं। मतलब फैलाव जो जितना होना था वो हो चुका था। अब इसके बाद हवा तेज होने लगती है। जब हवा तेज होती है ना, ऐसा एक बाउंडर उड़ता हुआ और उसी जगह पर जहाँ पर काला धुआं का सेंटर था, वहाँ पर आकर के रुक जाता है। और उसमें से 2 लाल लाल आंखें, अब जैसे बड़ी बड़ी सी आंखें हर तरफ देख रही हो। जब वो लाल आंखों को देखती है ना तांत्रिक मैडम, तब समझ जाती है कि ये इनका लीडर है, यही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। अगर हम इसको काबू में कर लिए ना तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन काबू करने के अभी उनके पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, ना ताकत थी, लेकिन रहस्य को समझ गई थी। और वैसे ही हुआ, उस जैसे ही लाल आंखों वाला इंसान जैसा दिखने वाला और वो सेंटर पॉइंट में जाता है ना, फिर गायब हो जाता है। और वो नरमुंड जो फैले हुए थे, जैसे काले लहर हो, हवा की लहर हो, पानी की लहर हो, और फिर वो सिकुड़ने लगते हैं।
सिकुड़ते सिकुड़ते इतने छोटे हो जाते हैं, आप फिर सब कुछ धरती में समाने लगती है। तांत्रिक मैडम सारा खेल देख चुकी थी और सहम भी गई थी, डर भी गई थी कई बार में कि ये तो बड़ा विशाल शक्ति वाले लोग हैं, इनसे मैं आमना सामना कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अपना फीस लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए तो हमें फ़कीर बाबा से मिलना पड़ेगा। अब विशेष जानकारी तो हमें फ़कीर बाबा ही दे सकते हैं, ये तो मेरे पहुंच से बाहर है। हाँ, मैं अब इतना जान चुकी हूँ कि मैं उस सेठ से बात कर सकती हूँ। अब बता सकती हूँ कि जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये कोई भूत पिशाचों वाला खेल नहीं है, एक बहुत बड़ा समूह है और यहाँ से एक रास्ता, एक आयाम बनता है। एक आयाम का रास्ता यहाँ से खुलता है और वो प्रेत लोक में जाता है, जहाँ पर प्रेत रहते हैं और एक नहीं, हजारों की संख्या में। अगर हम उस पर काबू पा लिए, प्रेतों के सरदार पर, तब तो ये जगह अब खाली कराया जा सकता है। इस काम में बहुत सारा टाइम भी लगेगा, अब बहुत सारा धन भी खर्च होगा। तांत्रिक मैडम अब हिसाब लगा लेती हैं और फिर अपने दोस्तों के पास अब लौट आती हैं, पूरी बात बताती हैं, कहती हैं चलो होटल, जो कुछ मुझे जानना था मैं जान चुकी हूँ। ये आसान काम नहीं है, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगी, इसमें मुझे फ़कीर बाबा का मदद लेना पड़ेगा और तब हम इस काम को हाथ डाल सकते हैं। नहीं तो ये फंसने वाला काम है। अगर हम चारों में से एक भी इस भंवर में फंस गया ना, तो वो निकल नहीं पाएगा। बाकी सभी के सभी लोग डर गए थे। ये पहली बार अब सब देखे थे, महसूस किए थे और तांत्रिक मैडम एक एक बात उनको सबको बता रही थी। आखिरकार अब होटल में पहुंचने के बाद आराम, और फिर दिन चढ़ता है। तांत्रिक मैडम का दरवाज़ा पर नॉक होता है, मैनेजर आता है और फिर दरवाज़ा खुलता है, तांत्रिक मैडम खुलती है, बातचीत शुरू हो जाती है। मैनेजर कह रहा है कि हमारे मालिक साहब आ गए हैं, फैक्ट्री में हैं, अपने रूम में हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तांत्रिक मैडम कहती है ठीक है आप चलिए, मैं कुछ देर में फ्रेश होकर आती हूँ। फिर अपने साथियों को बोलती है कि आप लोग भी फ्रेश हो जाओ और चलो हम वहाँ चलेंगे, अपना सामान पैक कर लो और फिर वहीं से हम लोग सीधा अपना शहर निकल पड़ेंगे। अगर बात बन भी गई तब भी और ना बनी तब भी, चलो अब निकलते हैं। तांत्रिक मैडम की पूरी टीम अब उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है। सबको वेटिंग रूम में बिठाने के बाद में तांत्रिक मैडम अब जो उनके मालिक होते हैं जगदीश, उनके पास पहुंचती है, साथ में मैनेजर होता है। कुर्सी पर बैठ जाती है तांत्रिक मैडम, आज जगदीश को देखती है। जगदीश देखने में नौजवान था। जगदीश को नाम सुन करके तो लगा था कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जगदीश बिल्कुल नौजवान था, 30-35 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं थी। बातचीत में बहुत ही सरल था, हमेशा चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती थी। तांत्रिक मैडम से अब मीठी बातें कर रहा है, अब पूछ रहा है कि मैडम जी आपका नाम तो मैंने काफ़ी सुना है, तो बताइए इस समस्या का समाधान आप कर सकती हैं। तांत्रिक मैडम कुछ देर चुप रहती हैं और फिर वो सिलसिला होता है बातों का, वो आगे बढ़ता है। अब फिर वो बात पूरी की पूरी बता देती है कि देखिए साहब, मैं तो जानना चाहती थी कि आखिर ये कौन सी शक्ति आपके ये सब फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा रही है। मैं तो सोची थी कि कोई छोटी मोटी शक्तियाँ होगी, अब मैं उनको बाहर कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर तो एक नया आयाम बना हुआ है। आयाम खुलता है, उसमें से धुआं जैसी चीज़ निकलती है और वो सारे नरमुंड होते हैं, पिशाच होते हैं और वो फिर फैल जाते हैं। अगर उस भंवर में कोई आम इंसान, जानवर, कोई भी चीज़ उसमें अगर फंस जाता है तो फिर उनके लोक में चला जाएगा और फिर वो वापस लौट नहीं पाएगा। ये काम बहुत ही मुश्किल है। जब ये जगदीश सुनते हैं ना, तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि आज के युग में ऐसी ऐसी बात भी हो सकती है। तब तांत्रिक मैडम को भरोसा दिलाती है कि ये तो छोटी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ मैं जानती हूँ, कभी फुर्सत अगर मिलेगा तो मैं वो भी बता सकती हूँ। तांत्रिक मैडम कहती है ये काम बहुत खतरे से भरा हुआ है और जो भी समझाना है समझा चुकी होती है। अब फिर कहती है कि देखिए इस काम में बहुत पैसा और धन खर्च होगा, अगर आप तैयार होते हो ना तब मुझे भी सोचना पड़ेगा। जो मैं आपको धन बता रही हूँ ना, वो भी मेरे हिसाब से कम है, मैं अकेले इस काम को कर नहीं पाऊंगी।
मुझे भी सहायता लेना पड़ेगा। मुझे भी अब 1 से 2 से 3 से अब काम लूँगी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं अधूरा। काम तो पूरा करना ही है। इसमें हमारा टाइम भी खर्च होगा, ना जाने कितना वक्त लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जगदीश सोचने लगती हैं। फिर कहते हैं कि ठीक मैडम, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब, इनको आधा पैसा पेमेंट कर दीजिए। और मैडम से कहते हैं कि मैडम, आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। तांत्रिक मैडम हंसने लगती है, कहती है कि जगदीश जी, ये बच्चों का खेल नहीं है। मुझे अपने गुरुओं से मिलना पड़ेगा और उनसे सलाह मशवरा करके तब मैं अगला कदम बढ़ा सकती हूँ। इसमें वक्त भी लगेगा। ये नहीं कि आज आपने पैसा दिया और कल आपका काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें महीना भी लग सकता है और साल भी लग सकता है। मैं आपको टाइम परफेक्ट दे नहीं सकती। टाइम इसमें बाउंड नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूँगी, 99% मैं कोशिश करूँगी। 1% छोड़ करके 1% मुझे अब हो सकता है कि मैं इस काम को पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन 99% है कि मैं मेहनत करूँगी, अपने गुरुओं को लेके आऊँगी और हो सकता है कि मैं काम को पूरा कर दूँ। जगदीश जी सोच में डूब जाते हैं। आप फिर कहते हैं कि ठीक है तांत्रिक मैडम, मुझे आप पर पूरा यकीन है, विश्वास है। मैंने आपके बारे में सुना है। चलिए, आप इस काम को जब आप चाहें आप पूरा कर दीजिएगा। जब पूरा हो जाए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। तांत्रिक मैडम पैसा संभालती हैं जो मैनेजर ला कर देता है, और फिर अपने बैग में रखती हैं और फिर वहाँ से चल पड़ती हैं। वेटिंग रूम में अपने साथियों को इशारा करती हैं, चलो। सब लोग कार में बैठते हैं और फिर कार रवाना हो जाती है। होटल पर जाकर रुकते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और चाय पानी पीने के बाद अब तांत्रिक मैडम कहती है कि अब हम यहाँ से निकलते हैं और अगला पड़ाव हमारा होगा फकीर बाबा का कुटिया। हम यहाँ से चलेंगे सीधा। उनसे हम राय लेते हैं, आप पूछते हैं कि क्या हमारी मदद कर पाएंगे। आखिरकार अब ऐसे ही सब कुछ होने लगता है। कार चल पड़ती है। अब पहला जो पड़ाव होता है ना, फकीर बाबा के पास में जाके गाड़ी रुकती है। फकीर बाबा को तांत्रिक मैडम पूरे विस्तार से एक एक चीज़ को बताती है और फिर शांत हो जाती है। फकीर बाबा उनकी बात को अच्छी तरह से सुनते हैं, बीच में कुछ नहीं टोका टोकी करते, आंखें अपना बंद कर लेते हैं। बिल्कुल शांत माहौल होता है। कुछ देर जैसे आंखें बंद करने के बाद अलग दुनिया में चले गए हों। आप फिर आंखें खोलते हैं, चेहरे पर मुस्कान है। आप कहते हैं तांत्रिक मैडम से, वाकई ये काम बहुत महंगा बैठने वाला है। तांत्रिक मैडम अब देख रही है फकीर बाबा को। अब पूछती है कि बाबा महंगा मतलब? तब फकीर बाबा हंसते हुए कहते हैं, महंगा का मतलब टाइम का खर्च। हमारे लिए अब वो टाइम ही तो सब कुछ महत्व है। टाइम का ही खर्च हमारा है, तो ये तो हमें महंगा ही पड़ेगा। अब इस जगह के जो बारे में बताते हैं तांत्रिक बाबा कि देखो, ये जो काम है ना, तुमने जो ले लिया है, तुम्हें लेना नहीं चाहिए था। अब सब कुछ वो बताते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ समझाते हैं तांत्रिक मैडम को। तांत्रिक मैडम अब थोड़ा निराश लगती है जब फकीर बाबा कहते हैं कि ये काम तुम्हें लेना नहीं चाहिए था। तब उनको थोड़ा सा ठेस पहुंचती है और तब हाथ जोड़ के कहती, बाबा अब ये तो मैंने काम ले लिया है, आप मदद करोगे कि नहीं करोगे आप? और तब फकीर बाबा हंसते कहते हैं, तेरा ऐसा कोई काम है जो मैं मदद ना किया हूँ? करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। और कम से कम 15 दिन के बाद अब मुझे आकर मिलना, और तब मैं पूरी तरह से अपनी तैयारी कर लूँगा। आखिर मुझे उस नरमुंडे से लड़ना पड़ेगा ना, मुझे उनकी दुनिया में जाना पड़ेगा ना। ये रहस्य अब समझ नहीं पाई थी तांत्रिक मैडम। और तब कहने लगी, बाबा आप क्या बात कर रहे हो? क्या आप उनकी दुनिया में जाओगे? और तब कहने लगे, अब इसके अलावा हमारे पास में रास्ता क्या है? देखो तांत्रिक मैडम, तुमने ये काम लेने से पहले मुझसे कम से कम राय तो ले लेती। तांत्रिक मैडम कहती कि बाबा आप ये काम बिल्कुल हम करेंगे नहीं, इसमें आपकी जान की खतरा भी हो सकती है। और ये मैं खतरा मोल लेने वाली नहीं हूँ। इस काम को मैं अब बंद करती हूँ। मैं जाके पैसा वापस लौटा दूंगी, माफ़ी मांग लूँगी। और तब बाबा हंसते हुए कहते हैं, ऐसा पगली, ऐसा काम मत करना, ऐसा काम तो बिल्कुल मत करना। अब तूने एक बार जो काम ले लिया है,
अब कैसे उसको वापस करेगी? नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, मैं तैयारी करता हूँ ना, मुझे 15 दिन का टाइम दे और तब तक मैं अपने आप को तैयार कर लूँगा। आज जा तू अपने घर, आराम कर, चैन की नींद सो, अब मुझे अपनी तैयारी करने का मौका दे। तांत्रिक मैडम बार बार मना करती थी कि बाबा नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक बार जो हठ में आ जाते थे फकीर बाबा, वो किसी की नहीं सुनते थे। तांत्रिक मैडम का भी नहीं सुन रहे। अब बार बार करे कि तू जा अपने घर पर, आराम कर, चैन की नींद सो, और ये सब मुझ पर छोड़ दे। 15 दिन के बाद में आकर मेरे से मिलना, और तब हम यहाँ से चलेंगे। आखिरकार तांत्रिक मैडम को लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ये काम लेने से पहले फ़कीर बाबा से मिलना चाहिए था। मैं बता करके तब मैं काम लेती या नहीं लेती, बहुत बड़ी गलती होगी। एक तरह से पछता रही थी इस काम को लेकर के कि इसमें ये तो खतरा है, कहीं फ़कीर बाबा अंदर गए और उनके आयाम में और फिर बाहर ना निकले, तब क्या होगा? मैं तो अपने गुरु को खो दूंगी ना, मैं कैसे उनको निकाल पाऊंगी? मुझ में तो वो शक्ति है नहीं। तांत्रिक मैडम को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन आप जो फ़कीर बाबा है ना, एक बार जो ठान लेते हैं ना, वो पीछे। तांत्रिक मैडम का पूरा जो ग्रुप है फार्म हाउस पहुंच जाता है, लेकिन सब लोग तांत्रिक मैडम से थोड़ा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। आशीष की भी हिम्मत नहीं हो रही कि तांत्रिक मैडम से बात करें, वो गुस्से से भरी हुई है और रास्ते में कई बार अपने आप को कोसती हुई कि मुझे ये काम लेने से पहले फ़कीर बाबा से पूछ लेना चाहिए था। अपने आप को कोसती हुई और ड्राइव करती रही। जब वो फार्म हाउस पहुंच जाते हैं ना, और तब आशीष को लगता है कि अभी तो तांत्रिक मैडम गुस्से में हैं, अब ये बात करना बेकार है। गाड़ी पोर्च में खड़ा होते ही आप फिर अपने अपने कमरे में सबकी सब चले जाते हैं। खास करके आशीष बहुत डरे हुए हैं, जानते थे कि गुस्सा है ना, तांत्रिक मैडम, इनका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता है, और जेसिका भी समझती थी और इन्हीं का भी यही हाल था। खैर, आशीष थके हुए थे रात भर का, और फिर वो लोग आराम करने लगे। जब रात हुई ना, शाम के करीब 9 बजे जब रात होती है, और तब जेसिका की आवाज़ सुनाई देती है, आशीष आशीष उठ जाओ, तांत्रिक मैडम बुला रही है। और तब आशीष फटाफट उठते हैं, ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं, जहां पर पूरी पूरी मंडली बैठी हुई है, कॉफ़ी रखी हुई है। कॉफ़ी देख करके आश्चर्य से देखने लगते हैं, आखिर कॉफ़ी कौन बनाया? तब जेसिका मुस्कुरा के कहती है कि मेरे हाथ के कभी कभी पी लिया करो, मैं भी अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। आशीष कॉफ़ी पकड़ते हैं, चुस्की लेने लगते हैं, और अब तक खामोश थी तांत्रिक मैडम। कॉफ़ी का सिप लेती थी, फिर प्याला रख करके अब कुछ सोच में डूब जाती थी। आखिरकार बोलना शुरू करती है और बोलती है, आशीष देखो, इस काम को लेके मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। तांत्रिक मैडम आशीष को बता रही है कि देखो आशीष, ये काम लेके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसमें हमारे गुरु यानी फ़कीर बाबा का अब नुकसान भी हो सकता है। अब मैं उनको खोना नहीं चाहती हूँ, मैं अब फंस चुकी हूँ, मेरा हाल तो अब सही नहीं है। मैं रात भर इसके बारे में सोच रही थी, मैं निष्कर्ष पर नहीं निकल रही हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आशीष थोड़ा डरे हुए जरूर थे, लेकिन बताते हैं कि मैडम देखिए, आपको तो पता ही है कि फ़कीर बाबा जो एक बार हाँ कर लेते हैं ना, वो पीछे तो हटते नहीं हैं। आप उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं, तो आप ही समझ सकती हैं, वो पीछे तो अब हटेंगे नहीं, अब ये तो काम करके रहेंगे। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? आपने बहुत उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन रुके नहीं ना। आप तो जानती हैं ना कि कितने हठी किस्म के इंसान हैं। तब तांत्रिक मैडम कहने लगी, हाँ ये तो बात आशीष तुम सही कह रहे हो। अब आखिरकार अब वहाँ का चर्चा खत्म होता है, फिर हंसी मजाक का थोड़ा सा दौर चलने लगता है। कुछ छोटी मोटी जो काम था तांत्रिक मैडम के पास में, वो भी अब निपटाया जाने लगा, लेकिन ये कोई बड़ी घटना, बड़ी कोई काम नहीं था। कब 15 दिन गुजर जाता है पता ही नहीं लगता है। आखिरकार 15 दिन बीतने के बाद में अब तांत्रिक मैडम अब चल पड़ती है पूरी अपनी मंडली के साथ में, जहाँ पर फ़कीर बाबा का कुटिया था, वहाँ पहुँचती हैं। फ़कीर बाबा मुस्कुरा के स्वागत करते हैं और कहते हैं कि तुम सही वक्त पर आ गई हो।
आओ अंदर चल के बात करते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट देखती है तांत्रिक मैडम, और फिर मुस्कुराहट के पीछे अब क्या रहस्य हो सकता है वो जानना चाहती थी। आखिरकार उनकी बैठकी होती है आमने सामने। तांत्रिक बाबा चटाई पर बैठे हुए हैं और सारे लोग चटाई पर वो भी बैठे हुए हैं जमीन पर। अब आशीष, जेसिका और एनी सभी की आंखें फकीर बाबा पर रुकी हुई है कि फकीर बाबा अब रहस्य खोलना चाहते हैं। आखिरकार फकीर बाबा बोलना शुरू करते हैं कि देखो, मैं इस लायक तो बना दिया हूँ अपने आप को कि मैं उनसे जाकर मिलूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस जगह से रास्ता बंद कर दीजिए। अगर वो मेरी बात मान लेंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो एक छोटी सी लड़ाई तो वहाँ पर निश्चित है। अब जो उसमें जिसकी ज़्यादा शक्ति होगी, पावर होगा, वो जीतेगा। इसमें मेरी भी हार हो सकती है, उनकी भी हार हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं शांति वार्ता करूँ। मैं उनके सरदार से जाके मिलूँगा, अपनी समस्या रखूँगा कि भाई हमारी फैक्ट्री को छोड़ करके आप कहीं भी अपना रास्ता बना सकती हो। अगर वो मान जाते हैं तब तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं मानते हैं तो मैं भी तो जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। मैं अपने पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी फौज खड़ा कर दूंगा। अब ये बात सब आशीष, जेसिका और रेनी और तांत्रिक मैडम सुनती है ना तो सिहर उठती है कि तांत्रिक ये जो फकीर बाबा हैं तो अपनी पूरी उसमें जोश में आ चुके हैं। अब ये रुकने वाले नहीं हैं। तांत्रिक मैडम हाथ जोड़ देती है, कहती है बाबा रहने दीजिए, इस काम में बहुत खतरा है। इतना बड़ा खतरा हम मोल नहीं ले सकते, हम आपको खोना नहीं चाहते। और तब जो फकीर बाबा होते हैं मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तुम डर मत, ऐसे मैं काम पहले भी कर चुका हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम चलने की तैयारी करो, अब हम रात में वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। आखिरकार बहुत तांत्रिक मैडम फकीर बाबा को समझाती है कि नहीं बाबा, आप अपना हट छोड़ दीजिए, हमें ये काम को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और तब कहते हैं कि नहीं, ये तो काम अब मैं करके रहूँगा। अब मैं इस जोग इतना अपने आप को तपाया हूँ, मैं उस जोग अपने को बनाया हूँ, 15 दिन का तपस्या किया है, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ये काम तो हो के रहेगा, तुम लोग चलने की तैयारी करो और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अब इस हट के आगे कौन रोक सकता है। सारी तैयारी हो चुकी है, तैयारी तो पहली अब हो के आई थी। अब फिर गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी जाकर के रुकती है होटल पर, जहाँ पर वो फैक्ट्री है, उस एरिया में। रात को अब सब तैयारी हो करके अब उस जगह पर लोग पहुँच जाते हैं। तांत्रिक मैडम गोल घेरा बना देती है, जिसमें अब आशीष, जेसिका, एनी सबको खड़ा कर देती है, और फिर फकीर बाबा को लेकर के उस जगह पर जहाँ चली जाती है जहाँ पर धुआं निकलते देखा था। फकीर बाबा को कहती है कि देखिए, ये सेंटर पॉइंट यही है, यहीं से मैंने सबको निकलते हुए देखा था, काला धुआं। अब बिल्कुल जब मैंने ध्यान से अपने शक्ति का प्रयोग किया तब उस धुएं का रहस्य का मुझे पता चला। वो धुआं कम, नरमुंड काफ़ी थे, जैसे उस धुएं में से अब तैरते हुए निकल रही हो। अब पूरा उन्होंने पूरी फैक्ट्री को विस्तार में वो फैलाव कर दिया था। एक एक बात तांत्रिक मैडम बताती चली गई। जो फकीर बाबा है ना, उस जगह को अब सूंघने की कोशिश करते हैं। वहाँ की कुछ मिट्टी अपने हाथों में लेते हैं और उसको फिर अपने नाक के पास ले जाते हैं। कई बार ऐसा करते हैं और फिर कहते हैं, हाँ मैडम तो सही कह रही है, यही वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो पिशाच की मंडली निकलती है। ये एक आयाम का रास्ता है, मुझे बिल्कुल सुगंध आ चुका है। तुम चिंता मत कर, जा तू अपने उसी साथियों के पास में चला जा। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे जहाँ जाना चाहिए मैं उस जगह पहुँचता हूँ, हाँ तुम मेरा इंतज़ार करना। हो सकता है कि इस काम में मुझे कई रात भी लग जाए, और हो सकता है कि मैं चुटकी बजाते हुए काम कर दूँ, घंटा 2 घंटा में वापस आ जाऊँ, और हो सकता है कि मुझे महीना भी लग सकता है। तुम मेरा इंतज़ार करना। हाँ, अगर मैं आज की रात ना निकलूँ ना, तुम इस जगह का छोड़ देना और तुम अपने फार्म हाउस में चले जाना। फार्म हाउस में मेरा इंतज़ार करना महीने दिन। अगर महीने दिन के अंदर में मैं नहीं आता हूँ ना, तब तुम समझ लेना कि मैं कभी
अब आ ही नहीं पाऊंगा, मुझे तुम लोग सब भूल जाना। तांत्रिक मैडम रोने लगती है, कहती कि नहीं फकीर बाबा, ये काम छोड़ दीजिए, मैं सारा पैसा वापस कर दूंगी, मुझे ये इस जान का खतरा लगता है आपके लिए। तब फकीर बाबा कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटता, एक बार मैं जो सोच लेता हूँ ना, उस काम को मैं करके तभी लौटता हूँ। अब तुम जा अपने साथियों के पास में, पूरी रात इंतज़ार करना, अगर सुबह तक मैं लौट आता हूँ तो ठीक है, नहीं तो तुम होटल चले जाना। 5 रात तक के यहाँ पर इंतज़ार कर सकती है मेरी, और 6वें दिन तुम यहाँ से अपने होटल चले जाना। आज जैसा मैं बताया था अब वैसे ही करना। पूरे महीने के बाद में अगर मैं लौट आता हूँ तो ठीक ठाक है, और नहीं तो तुम उस पैसे को वापस कर सकती हो। जगदीश को तुम पैसा दे सकती हो कि ये काम नहीं हो सकता, तुम और किसी से करवा लो। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम को ज़बरदस्ती वहाँ से फकीर बाबा कहते हैं कि तुम जाओ बेटा, जाओ अपने सुरक्षा घेरे में चले जाओ, अब मुझे अपना काम करने दो। फकीर बाबा उस जगह पर रुक जाते हैं। अब उनके पास में एक छोटी सी थैली होती है जो अपने कंधे पर टांगे हुए हैं। तांत्रिक मैडम बार बार पीछे मुड़कर देखती है और फिर आगे चली जाती है, जहाँ पर वो घेरा बनाया हुआ था, और फिर उस घेरे में दाखिल हो जाती है। सारे लोग वहाँ से अब देख रहे हैं। फकीर बाबा थोड़ा दूरी पर जरूर थे, लेकिन आसमान में चांद निकला हुआ था और रोशनी भी अच्छी खासी नज़र आ रही थी। फकीर बाबा वहाँ पर बैठ जाते हैं, फिर अपने थैले में से कोई सामान निकालते हैं, और वहाँ पर जैसे धुआं धुआं से होने लगता है, और ऐसा धुआं सफ़ेद सफ़ेद रंग का जैसे फकीर बाबा को ढक लेता है। सब देख रहे हैं वहाँ पर, तांत्रिक मैडम देख रही है, आशीष देख रहे हैं, जेसिका देख रही है, एनी देख रही है। सबकी नज़र में वहाँ धुआं था, और धुएं के अंदर में फकीर बाबा अब छुप से गए थे। उनको लगा कि धुआं छटेगा तो फकीर बाबा दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है ना, फकीर बाबा वहाँ से गायब हो चुके हैं, थे ही नहीं। धक्का लगता है सबको, अरे फकीर बाबा कहाँ गए, फकीर बाबा कहाँ गए। और तब तांत्रिक मैडम उनको शांत रहने कहती है, देखो शोर कोई नहीं मचाएगा, शांत रहो, मुझे पता है कि वो कहाँ गए, तुम लोग शांत रहो, और जैसे मैं हूँ वैसे तुम लोग रहो। आखिरकार सुबह तक वो लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन फकीर बाबा लौटते नहीं हैं। और तब तांत्रिक मैडम उदास हो जाती है और कहती है चलो अब, लेकिन सवाल सब पूछते हैं, आखिर फकीर बाबा कहाँ हैं, फकीर बाबा कहाँ हैं। तब तांत्रिक मैडम कहती है चलो होटल पर, मैं सब कुछ वहीं बताती हूँ। होटल में पहुँचने के बाद में चाय पीते हुए तांत्रिक मैडम पूरी बात बताती है कि देखो फकीर बाबा ने जो मुझे बताया है, हमें 5 दिन यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 5 दिन वो लौट के आ जाते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो हमें आदेश दिए हैं कि तुम लोग फार्म हाउस चले जाना, और वहाँ पर मुझे 1 महीना इंतज़ार करना। अगर मैं 1 महीने के अंदर आ जाता हूँ तब तो तुम लोग मुझे ज़िंदा समझ सकते हो। अगर मैं नहीं लौटता हूँ ना, तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ, या फिर उनकी दुनिया में मैं बंद हो चुका हूँ, मुझे तुम लोग भूल जाना। जब ये तांत्रिक मैडम बात बताती है ना, सबके चेहरे पर उदासी आ जाती है, आशीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा होगा, तांत्रिक बाबा ने ऐसा बोला है। और तब तांत्रिक मैडम कहती है हाँ। इसके बाद अब उनके पास इंतज़ार के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। रात का इंतज़ार होने लगा। रात होते ही फिर वो लोग अपना सुरक्षा घेरे में आ जाते थे और फ़कीर बाबा का इंतज़ार करते थे, लेकिन फ़कीर बाबा का कोई नामो निशान था ही नहीं। और ना अब वहाँ पर ऐसा कोई माहौल बन रहा था, ना काला काला धुआं निकल रहा था, ना वो नरमुंड अब दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल जैसे उस जगह बिल्कुल शांत हो गया हो, बिल्कुल वहाँ कोई हलचल थी ही नहीं। आखिरकार 5वां रात था। अब आज रात अगर फ़कीर बाबा वापस नहीं आते, तब अब लगने लगा था कि अब तांत्रिक मैडम को जाना ही पड़ेगा। आशीष मन ही मन सोच रहे थे, और वही होता है। 5वां रात भी गुजर जाता है, अब फ़कीर बाबा का नामो निशान नहीं है। और तब अब वो आदेश मान करके तांत्रिक मैडम अपने साथियों को लेकर के फार्म हाउस लौट जाती है। निराशा भरी होती है उनकी यात्रा, सबके चेहरे पर थकान है और दुख भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा दुखी तो तांत्रिक मैडम है। अपने आप को कोसती है कि खाम खा मैंने ये काम को लिया, मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए था। आशीष को लगा कि मैंने ही अब दोबारा प्रेशर किया था,
अगर मैं रात को जेसिका एनी को लेकर नहीं जाता तो ना मुझे वो धुआं दिखता, ना ये बात आगे बढ़ती। आशीष भी अपने आप को दोषी मान रहे थे। एक तरह से सब अपने आप को अब दोषी ही मान रहा था, जो भी उसमें अब भाग ले रहा था। अब इसके बाद में धीरे धीरे अब यादें थोड़ा कम होने लगी, सब अपने अपने काम में बिजी होने लगे। लेकिन तांत्रिक मैडम को लगता था कि ऐसा नहीं होगा, फकीर बाबा जरूर लौटेंगे। अब उनके जो शक्तियाँ थी सबको उस जगह पर भेज रखा था। तांत्रिक मैडम रात होते ही अपनी शक्तियों को जागृत करती थी और उस जगह पर रवाना कर देती थी कि जाओ वहाँ पर देखो, फकीर बाबा को कुछ पता लगाओ कि वो कहाँ पर हैं, कब तक लौटेंगे। लेकिन वो शक्तियाँ जो थी ना, रात भर वहाँ पर चक्कर काटती और सुबह होने से पहले तांत्रिक मैडम के पास में आ जाती थी और कान में बोलती थी कि अभी उनका कोई आता पता नहीं है। लेकिन ऐसी कोई खबर भी नहीं मिली थी जिसे साबित हो सके कि फकीर बाबा इस दुनिया में नहीं है। एक संतोष था। अब टाइम तो था ना 1 महीने का, और टाइम धीरे धीरे वो भी निकलता जा रहा था। 15 दिन हो चुका था। आखिरकार एक रात को जब शक्तियाँ अब वहाँ जाती हैं तांत्रिक मैडम जो शक्तियाँ भेजती हैं और वो शक्तियाँ लौट के आती हैं। अब तांत्रिक मैडम नींद में होती हैं लेकिन उनको जगाती हैं और जो बताती है ना, तांत्रिक मैडम उछल पड़ती है। अब फिर तो जैसे उत्सव का माहौल हो जाता है वहाँ पर। आशीष का कमरा खटखटाए जाते हैं, सब उठ के खड़े हो जाते हैं, बात क्या है, बात क्या है। आज तांत्रिक मैडम तो उछल रही होती है, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, फकीर बाबा ठीक हैं और वो सुबह तक आ जाएंगे। जब ये खबर आशीष के पास पहुंचती है, आशीष की भी चेहरे पर मुस्कान दौड़ आती है। मतलब वहाँ एक छोटा मोटा त्यौहार हो रहा हो, ऐसी उमंग, ऐसी खुशी, सब कुछ जैसे सब कुछ कोई शादी ब्याह में होता है, ऐसे ही चल रहा है। धूम धड़ाक होने लगा कि सब कुछ सही है। अब फकीर बाबा सुबह तक आ जाएंगे। अब चल पड़े हैं। सारी जो शक्तियाँ थी तांत्रिक मैडम की पल पल की खबर दे रही थी कि अब फकीर बाबा कहाँ पहुँचे। अब वही होता है। सुबह 10 बजे फकीर बाबा उनके फार्म हाउस में पहुँच जाते हैं। टैक्सी आके रुकती है। आज स्वागत उनका जोरदार से किया जाता है, फूल माला पहना जाता है। तो फकीर बाबा अब मुस्कुरा कर देखने लगते, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या हो रहा है। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि बाबा, हमने तो ऐसा लगा कि हम आपको खो दिए हैं, लेकिन आपने सही कहा था। आप ही एक ऐसी शक्ति हैं जो इस पर काबू कर लिया आपने। तो क्या हुआ था, आपने ऐसा क्या किया। तब फकीर बाबा कहने लगे, भाई सांस तो लेने दो, चलो अंदर हम बैठ के बात करते हैं, कोई चाय पानी हो जाए, इसके बाद एक एक बात बताऊंगा। वही होता है। ड्राइंग रूम में बैठे में सब लोग, और सबकी नज़र फकीर बाबा के ऊपर में है। फकीर बाबा पूरी बात तो बताते नहीं, अपनी ज्ञान की बात, और जो उनके साथ में होता है वो तो बात गूढ़ रहस्य है, और वो बताते नहीं है। कहते हैं, देखो भाई, मैं तो उनके पास में पहुंच गया, और वो उनका जो राजा था ना, मैं उनसे मिलता हूँ, अपनी दरख्वास्त देता हूँ कि भाई हमसे गलती से हो गया है, हमें ये काम को लेना नहीं चाहिए था, हमारी बिटिया इसमें फंस गई है, आप हमारी सहायता कीजिए ना। वो अकड़ गया था और हमें तो एक तरह से बंदी बना लिया था कि तुम मेरी दुनिया में कैसे आ गए। आज तब मैं कहने लगा, भैया ये दुनिया तुम्हारी छोटी है, मैं तो इससे भी बड़ी बड़ी दुनिया में जा सकता हूँ। जैसे वो मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। आखिरकार मैं भी इंतज़ार करने लगा कि कब तक उससे दोबारा बात होगी। और फिर उसने मुझे बुलाता है, अब पूछता है कि तुम्हारी मनसा क्या है। और तब मैं अपनी मनसा बताता हूँ कि भाई, जहाँ पर तुम्हारे आने जाने का रास्ता है ना, उस जगह को थोड़ा शिफ्ट कर दो, कहीं और ले जाओ। ये जगह हमारी बिटिया की कब्जे में है और तुम इसको खाली कर दो। मेरी बात पर यकीन करता है। अब मुस्कुरा के कहता है कि तुम बड़ा हट्ठी इंसान हो, मैं तो समझा था कि तुम डर जाओगे। तब फकीर बाबा कहने लगे, अगर मैं डर जाता तो तुम्हारे पास थोड़ी आता। तब उसको भी आखिर समझ में आता है कि ये दुबला पतला सा, अब ऐसा बुढ़ा सा इंसान दिखने वाला, ये भी ताकतवर चीज़ है। तब हमारी बात को मान जाता है। कहते हैं, ठीक है, हम अपना रास्ता शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन दोबारा हमें तंग मत करना। आप फिर मुस्कुरा पड़ते हैं फकीर बाबा। कहते हैं, हमें बाइज्जत वापस भेजा है भाई, अब खुशियाँ मनाओ, तुम्हारा काम तो हो चुका है। लेकिन बेटी, एक मेरी बात सुनना,
ऐसे कोई बड़ा काम लेने से पहले कम से कम मुझसे सलाह जरूर लेना, आगे से इस चीज़ को ध्यान रहे। वैसे मैं तेरा काम तो कभी मना ही नहीं करता, लेकिन ये जो काम था ना, थोड़ा अलग किस्म का था। ये काम जो था ना, बहुत कठिन था, लेकिन चलो ये भी काम मैंने कर दिया। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम समझ जाती है कि बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कोई काम हो ना तो पहले फ़कीर बाबा से सलाह लेना चाहिए और तब में अब आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में, इसी टाइम और इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।